Hey everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and today's topic of discussion is brain. आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, न्यूरो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। इससे पहले वाली वीडियो में जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थी उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो मेन ऑर्गन को कंसिस्ट करता है, जिसमें से एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ब्रेन किस तरीके से प्रोटेक्ट रहता है और इसके कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं जिसमें ये डिवाइड होता है, और सब डिविजन्स की बात करेंगे और उसके बाद वो जो सब डिविजन है वो कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरो एनाटॉमी ऑफ ब्रेन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कवरिंग और प्रोटेक्शन से। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सबसे सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेलिकेटेड ऑर्गन होता है और छोटी सी इंजरी से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होती हैं और बॉडी की जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, ये एक बार में फॉर्म हो जाती है और दोबारा इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, या इनमें सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं होती है, तो इनमें वापस से नई सेल्स नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ब्रेन है उसका प्रोटेक्शन ढंग से हो और इसमें कोई भी एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। बाकी अगर हम और ऑर्गन्स की बात करें तो वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेटेड नहीं हैं, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए लेयरिंग और आपका बोनी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। जैसे आप थोरेसिक कैविटी की बात करें तो वहाँ पे लंग्स हैं, हार्ट है, तो हार्ट में रिब केज में ढका हुआ होता है सारा। तो और साथ ही साथ यहाँ लेयरिंग भी मिलती है। वैसे ही ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ 4 टाइप के फीचर्स प्रेज़ेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसको फ्रॉम द इंजरी, एक्सटर्नल और इंटरनल किसी भी टाइप की इंजरी से। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है, वो है आपका स्कल और द क्रेनियम। स्कल और क्रेनियम में केवल एक डिफरेंस है। स्कल जो है हम उसको पूरा, जो फेशियल बोन्स भी आ जाती है, पूरा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसके बाद फेशियल जो बोन है, वो सारा स्ट्रक्चर मिलके बनाता है आपका स्कल। और अगर हम केवल जहाँ पे ब्रेन ही लोकेट होता है, फेशियल बोन्स को हटा दें, जो फेशियल वाला पोर्शन है स्कल में से उसको हटा दें, तो जो पोर्शन बचता है उसको हम कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, तो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है मेनली क्रेनियम होता है, हम स्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन इनक्लोज होता है हार्ड बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे हम स्कल और क्रेनियम कहते हैं। Cranium is made up of bones which fuse together and it protects our brain from external injury. एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, मेनली हमारे अपर पोर्शन में जहाँ पे ब्रेन लोकेट होता है। ये जो क्रेनियम है ये केवल एक बोन से नहीं मिलकर बना होता है, कुछ बोन्स आती है इसमें, उनके नाम याद रखना ज़रूरी है। जब हम स्केलेटन सिस्टम देखेंगे उस टाइम पे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इन बोन्स के नाम अगर हम जान लें तो सही रहेगा, क्योंकि आगे लोब्स के बारे में बात होगी। जो हमारा ब्रेन है उसकी लोब्स में डिवाइड होता है, तो उनके नाम उसी के बोन, जिस तरीके से जहाँ पे वो क्रेनियम से अटैच होंगे या जिस बोन के नीचे से वो होंगे, उसी टाइप का उनका क्लासिफिकेशन किया गया है नाम का। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी बोन्स होती है। अप्रॉक्स 6 टाइप की बोन्स होती है, जिनमें से ये कुछ बोन्स यहाँ पे है, ये सारी बोन मिलके आपस में फ्यूज़ होके क्रेनियम का फॉर्म करती है। और जहाँ पे ये फ्यूज़ होती हैं तो वहाँ पे एक लाइनिंग टाइप की का एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसको कहते हैं सूचर्स। ठीक है, जहाँ पे 2 बोन आपस में फ्यूज़ होगी और फ्यूज़ होके ये सारी बोन्स फ्यूज़ होके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कह रहे हैं क्रेनियम, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरीज से। ये कौन-कौन सी बोन्स हैं? फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्पिनॉइड बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड इथमॉइड बोन। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है, फर्स्ट वन इज स्कल और क्रेनियम, दूसरा है आपका मेनिंजेस। ये क्या होती है? लेयर होती है, जैसे अदर बोन जो हमारे आपके अलग पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनमें भी जो लेयर होती है मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम केवल हार्ट को देखें तो हार्ट में एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम 3 टाइप की लेयर होती हैं। ऐसे ही अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, वहाँ एपीमाइसियम ऐसे टाइप का आपका डिवीजन मिलेगा। स्टमक की बात करें, वहाँ पे म्यूकोसल सेल्स, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस ऐसे लेयर मिलती है।
सब जगहों पे। अगर हम सेल की बात करें तो सेल में भी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ सेल वॉल भी होती है। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए लेयरिंग का होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गन पे, इंक्लूडिंग सेल्स। तो ऐसे ही ब्रेन में भी लेयर्स मिलती हैं, और इन लेयर्स को 3 टाइप की लेयर होती हैं, और इन 3 लेयर को कंबाइन में कहते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस कुछ और नहीं है बल्कि केवल लेयर्स हैं। और 3 लेयर ब्रेन में कौन कौन सी मिलती है? फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड वन इज एरेक्नॉइड मैटर, एंड थर्ड वन इज पिया मैटर। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है ड्यूरा मैटर। आउटर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, क्रेनियम की तरफ से। तो जहाँ पे क्रेनियम होगा, क्रेनियम से जो नीचे वाली सबसे पहले वाली मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे ड्यूरा मैटर। ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड क्लोजेस्ट टू द स्कल और द क्रेनियम. It is a strong, thick membrane which surround and provide support to the large venous sinus which carry blood from the brain towards the heart. प्रोटेक्शन के साथ साथ एक तो ये स्ट्रॉन्ग है, थिक मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल है, और साथ ही साथ ये सपोर्ट करती है लार्ज वीनस साइनस को, जो कि क्या है, वेन्स लाइक के स्ट्रक्चर हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी में वेन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आर्टरीज से। वैसा ही सिस्टम ब्रेन में भी है। अब ब्रेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रहा है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं वीनस साइनस, और ड्यूरामेटर इसको सपोर्ट करती है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन है आपकी एरेक्नॉइड मैटर, जो कि सेकेंड वाली है, मिडिल वाली। फर्स्ट वाली है ड्यूरामेटर, स्कल या स्कल और क्रेनियम के बाद, और जो मिडिल वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड मैटर। इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंजेस. It is thin web-like membrane that covers the entire brain. The arachnoid matter is made up of elastic tissues. इलास्टिक टिश्यूज़ या इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं ये मेनली आपके प्रेशर के लिए, अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर लग रहा है तो उससे मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल हैं। जैसे हमारी आर्टरीज में भी इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं, वैसे ही एरेक्नॉइड मैटर भी बनी हुई होती है इस इलास्टिक टिश्यूज से, और ये पूरे इंटायर जो ब्रेन है उसको कवर करती हैं। स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस, और इनके बीच, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस बच जाएगा उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस. लास्ट मेम्ब्रेन है पिया मैटर, और ये है सबसे इनर मोस्ट एरेक्नॉइड के बाद. इट कंसिस्ट मैनी ब्लड वेसल्स विच रीच डीप इनटू द ब्रेन. ब्रेन में ये डीप पेनेट्रेट होते हैं कुछ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन में हार्ट से पंप हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं, और जो आपकी पिया मैटर है ये कंसिस्ट करती है ब्लड वेसल्स को, तो ये वाला पोर्शन ब्लड वेसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है. स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर इज नोन एज सब एरेक्नॉइड स्पेस. जैसे हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे का स्पेस था सब ड्यूरल स्पेस इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच का स्पेस कहलाएगा आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस, और ये स्पेस कंसिस्ट करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तीसरा मेन फीचर जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. आगे बात करेंगे इसके बारे में. यहाँ पे क्या होता है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये स्ट्रक्चर है. ये लेयरिंग का जैसे हमने अभी बात की, ऐसे करके जैसे यहाँ पे क्रेनियम है तो क्रेनियम के सबसे नीचे, और सबसे नीचे अगर हम बात करें उसी के नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम है ड्यूरा मैटर, और उसके बाद की लेयर है एरेक्नॉइड मैटर, इनके बीच का स्पेस सब ड्यूरल स्पेस, और उसके बाद है पिया मैटर एरेक्नॉइड के बाद, और इनके बीच का स्पेस कहलाएगा आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस, और इसके बाद आपका ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. तो ये है लेयर. थर्ड जो फीचर है हमारे पास, किस तरीके से ब्रेन प्रोटेक्ट होता है बाय द फ्लूइड और अ लिक्विड. ब्लड में ब्रेन में एक लिक्विड मिलता है जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. आवर ब्रेन हैज़ हॉलो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड वेंट्रिकल्स. हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन में वेंट्रिकल्स मिलते हैं, एक हॉलो स्पेस है, या आप कह सकते हो कि एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर ब्रेन में मिलते हैं जहाँ पे आपकी न्यूरॉन्स नहीं होगी, कुछ स्पेस टाइप का. वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स, डॉर्सल वेंट्रिकल्स, ऐसे टाइप के वेंट्रिकल्स यहाँ पे होते हैं. तो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल का मतलब एक हॉलो स्पेस, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है. ठीक है. और वेंट्रिकल्स
एक स्ट्रक्चर को भी कंसिस्ट करते हैं जिसका नाम है कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ब्लड वेसल्स है एक टाइप की, जो क्या करती है ब्रेन तक जो ब्लड है उसको लेके आती है, और इनकी वजह से इन ब्लड वेसल्स की, ये नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, ये एक स्ट्रक्चर, इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है जो है कोरोइड प्लेक्सस। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से ही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। कोरोइड प्लेक्सस मेक्स अ क्लियर कलरलेस लिक्विड कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्यों है? क्योंकि सेरेब्रम में भी मिलता है और आपके स्पाइनल में भी मिलता है, इसलिए इनको कंबाइन में एक नेम दे दिया गया है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड। और ये क्या होता है? कलरलेस, एक क्लियर और कलरलेस लिक्विड होता है, फॉर्म्ड बाय द कोरोइड प्लेक्सस। और इसमें जो आपका कंपोजिशन है, अगर हम बात करें कंपोजिशन की, थोड़ा बहुत ही प्लाज्मा की तरह ही है। इसमें सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू पोटेशियम। जैसे प्लाज्मा में मिलता है वैसे ही टाइप का इसमें भी कंपोजिशन है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती है, यहाँ पे ये प्रोटीन्स नहीं होती है, ये कलरलेस होता है, प्लाज्मा थोड़ा येलोइश कलर का होता है, बस ये डिफरेंस है। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, सोडियम पोटेशियम की, तो इसमें सोडियम की ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू पोटेशियम। ठीक है, it plays a main role as a shock absorbing fluid and helps in cushioning। शॉक एब्जॉर्बिंग मतलब अगर ये किसी भी टाइप का शॉक, जो हमारा शॉक, उसका मीनिंग शॉक से नहीं है, करंट से नहीं है, इसका मीनिंग है कि अगर क्रैनियम पे किसी टाइप का अटैक होता है या किसी तरीके की ऐसे शॉक वाली कंडीशन आती है, तो वहाँ पे ये उसको एब्जॉर्ब करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ कुशनिंग का भी काम करता है और नरिशमेंट का भी एक तरीके से काम करता है। फोर्थ है आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ये फोर्थ फीचर है जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को इंटरनल इंजरी से और टॉक्सिक मटेरियल से। बैरियर्स बिटवीन ब्रेन एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, यहाँ पे कैपिलरीज की बात हो रही है, जो सबसे कम डायामीटर वाली ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज, जहाँ पे से गैसियस एक्सचेंज होता है और कुछ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का भी एक्सचेंज होता है, और ऐसी ही ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन में भी होती हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? इनमें बैरियर्स होते हैं, जैसे हमारी, और अगर हम पूरी बॉडी की कैपिलरीज की बात करें तो वहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है, टॉक्सिक मटेरियल का भी एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे कैपिलरीज जो होती हैं वो सील्ड होती हैं बाय द एंडोथीलियल टाइट जंक्शन। यहाँ पे जंक्शंस होते हैं एंडोथीलियल लेयर के, और ये लिपिड के जंक्शंस होते हैं, मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं ताकि कोई टॉक्सिक मटेरियल अंदर ना जा सके। तो कुछ मटेरियल की तो ब्रेन को भी ज़रूरत होती है, जैसे गैस की ज़रूरत होती है, कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, स्टीरॉयड हार्मोन ये भी पहुंच जाते हैं वहाँ तक, अल्कोहल भी पहुंच जाता है, और कुछ लिपिड सोल्यूबल और ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है। तो कुछ मटेरियल जो है ये इस लिपिड जंक्शन से या इस टाइट जंक्शन से पास हो जाते हैं, और कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल्स है जो हार्मफुल हो सकते हैं ब्रेन के लिए, वो इसमें से रुक जाते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरनल इंजरी से और इंटरनल प्रॉब्लम से ब्रेन को बचाता है। This allows only small molecules, gases, steroid hormones, alcohol and lipid soluble substances can pass through the capillary wall। इन वॉल से केवल ये जो मटेरियल हैं ये पास हो पाते हैं, और गैसियस एक्सचेंज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It protects brain from circulating toxins or the pathogens which can cause brain infection। ब्रेन इन्फेक्शन से और टॉक्सिन एंड पैथोजेंस, फॉरेन पार्टिकल से ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इंजरी से। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन का डिवीजन। ब्रेन को हम दूसरे शब्दों में, और अगर हम साइंटिफिकली कहें तो इसको एनसेफेलॉन कहते हैं। और ब्रेन तीन मेजर पोर्शन, मेन पोर्शन में डिवाइड होता है। जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो मेन पोर्शंस में, दो कंसिस्ट करता था ऑर्गन्स को, नर्वस सिस्टम दो मेजर पोर्शंस में डिवाइड था, दो डिवीजन में, वैसे ही हमारा ब्रेन भी डिवाइड होता है तीन टाइप के सब डिविजन्स में। अब इसको मेजर डिवीजन कहो या सब डिविजन्स कह लो, तीन सब डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं। सेकंड वन इज मिड ब्रेन, और इसको दूसरे शब्दों में साइंटिफिकली कहते हैं मीजेंसेफेलॉन। और तीसरा है हाइंड ब्रेन और द रोम्बेनसेफेलॉन। तीन टाइप के मेजर डिविजन्स हैं। ठीक है, फोर ब्रेन एंड सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है फोर ब्रेन का होता है। मिड ब्रेन थोड़ा सा पोर्शन कंसिस्ट करता है, और जो हाइंड ब्रेन है ये नीचे का जो ब्रेन स्टेम होती है
मेडुला ऑब्लांगाटा यहाँ पे होती है सारा। तो ये वाला पोर्शन ये कंसिस्ट करता है, नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे पूरा ब्रेन अटैच होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे किस कैसे कैसे करके ये स्ट्रक्चर होते हैं। फोर ब्रेन क्या करता है, ये जो बॉडी के मेजर जो फंक्शन होते हैं सारे, जो बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं इन पे कंट्रोल फोर ब्रेन का ही होता है। बाकी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है ये भी कुछ एडिशनल काम कर लेते हैं, लेकिन फोर ब्रेन का सबसे मेजर रोल होता है। ठीक है, फोर ब्रेन हेल्प्स इन रीजनिंग, कंसंट्रेशन, लैंग्वेज, स्पीच, ऑटोनॉमिक एंड एंडोक्राइन रेगुलेशन। ठीक है, तो मेनली सारे जो काम हम करते हैं, स्पीच का करते हैं, इमोशंस तक ये भी क्या ये इसी में क्या होता है, कंट्रोल होता है। मतलब इसी जो पोर्शन है, इसी के जो भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एसोसिएट स्ट्रक्चर्स, ये काम करते हैं इन सारे जो भी फंक्शंस हैं इन पे भी, और बाकी वॉलंटरी फंक्शंस पे भी ये काम करते हैं। दूसरा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन रेगुलेट करता है मेनली ऑडिटरी एंड द विजुअल इन्फॉर्मेशन को। विजुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल लोब्स और आपका ऑडिटरी लोब्स मिलती हैं जो सुनने की क्रिया और देखने की क्रिया पे काम करते हैं। ये काम फोर ब्रेन का भी होता है, और साथ ही साथ एडिशनल में मिड ब्रेन भी इसमें हेल्प करता है, क्योंकि ये सारा पोर्शन ब्रेन ही का है, एक दूसरे से अटैच है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग अलग पोर्शन हैं, ब्रेन के ही पोर्शन हैं, एक दूसरे से अटैच भी होते हैं। और लास्ट जो हमारा हाइंड ब्रेन है, ये रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस। मेनली जो हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक फंक्शंस हो रहे हैं जिन पे हमारा कोई जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इन सब पे रेगुलेशन, इन सब को कंट्रोल करने का काम हाइंड ब्रेन का होता है, रोम्बेनसेफेलॉन का। और साथ ही मेंटेन करता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को, हमारे बॉडी के बैलेंस को, ये जो हमारा पोस्चर है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। ये है स्ट्रक्चर ब्रेन का। हम बात करेंगे अगर फोर ब्रेन की, तो ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ तक का, ये वाला पोर्शन आपका फोर ब्रेन है, और ये अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर को, पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। बीच का जो रेड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन है आपका मिड ब्रेन। और जो लास्ट का पोर्शन है, ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर, ये है आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा है, हाइंड ब्रेन, जो लास्ट में ब्रेन स्टेम टाइप का, यहाँ पे स्टेम जैसी लग रही है, ये सब क्या है, हाइंड ब्रेन और द रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन को कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मेसेनसेफेलॉन, एंड हाइंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। अब इनके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब प्रोजेनसेफेलॉन तीन टाइप के आपके डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स भी कह सकते हो। प्रोजेनसेफेलॉन फिर से डिवाइड होता है दो और डिवीजन में, दो और टाइप के, आप कह सकते हो दो और पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये भी कुछ और पार्ट्स को कंसिस्ट करता है जो कुछ एसोसिएट स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करते हैं। तो ये बहुत लंबा एक, आप कह सकते हो कि बहुत सारे डिविजन्स है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। प्रोजेनसेफेलॉन जो है ये डिवाइड होता है दो और मेन डिविजन्स में। फर्स्ट वन इज नोन एज टीलेनसेफेलॉन, और इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले, सिंपल शब्दों में बोले, तो इसका नाम है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम को साइंटिफिकली अगर हम कहें तो इसको कहते हैं टीलेनसेफेलॉन। और दूसरा है आपका डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन फिर कंसिस्ट करता है कुछ पार्ट्स को, ऑल्फैक्टरी सिस्टम को, ऑल्फैक्शन का, स्मेलिंग का जो भी काम होता है, ये सारा होता है किसकी वजह से, राइनिनसेफेलॉन इसको कहते हैं, और ऑल्फैक्टरी सिस्टम भी कह सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम इसमें मिलता है, बेसल गैंग्लिया एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर्स का मतलब है यहाँ पे जो सेरेब्रम होता है, इसमें दो टाइप के आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये ब्रेन है, अगर हम इसको ऊपर साइड से देखें अगर ब्रेन को, तो यहाँ पे दो ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इन दोनों को हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर, क्योंकि ये हेमिस्फेयर की तरह दिखते हैं, और आपस में ये कनेक्टेड होते हैं बाय द कॉर्पस कोलोजम। एक नेटवर्क होता है नर्व फाइबर का, उससे ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके अपर वाले रीजन को अगर हम इसकी काट, यहाँ पे से ऐसे करके काटे, इसको कहते हैं कोरोनल सेक्शन। इसमें से अगर काटे तो आपको इसमें यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिखेगा, और इन दोनों को सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये टीलेनसेफेलॉन इतने पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। और अगर हम बात करें डायनसेफेलॉन की, डायनसेफेलॉन भी कंसिस्ट करता है तीन तरीके के पार्ट्स को। फर्स्ट वन इज एपीथैलामस, सेकंड इज थैलामस, एंड थर्ड इज हाइपोथैलामस। तीनों के अलग अलग काम है। एपीथैलामस, अगर हम डायनसेफेलॉन की अगर हम बात करें, केवल डायनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर को देखें, एपीथैलामस रूफ की तरह काम करता है, रूफ बनाता है डायनसेफेलॉन का। थैलामस साइड, और हाइपोथैलामस फ्लोर।
ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हाइपोथैलेमस एक मेन ग्लैंड है। ग्लैंड एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो बाकी जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, हाइपोथैलेमस में, और सिक्रीट होते हैं बाय द पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, जिससे कि ये सारे सिक्रीशन ये पिट्यूटरी तक पहुंचा सके और पिट्यूटरी उसको बाद में सिक्रीट करे। नेक्स्ट है हमारे पास मीजनसिफ्लॉन। मीजनसिफ्लॉन इसका कोई भी डिवीजन नहीं होता है, सब डिवीजन हम कह सकते हैं। मीजनसिफ्लॉन मिड ब्रेन को कहते हैं। मिड ब्रेन का कोई भी डिवीजन नहीं होता है। जैसे हमने प्रोजनसिफ्लॉन में देखा था, दो टाइप के डिवीजन थे, टीलनसिफ्लॉन, डायनसिफ्लॉन। यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट कंसिस्ट होता है जिसका नाम है क्रूरा सेरेब्राई। ठीक है। और ये दो टाइप के कंसिस्ट, इसमें और भी चीज़ें हैं, आगे बात करेंगे। जब हम मिड ब्रेन के बारे में बात करेंगे उसमें आगे की बात करेंगे, लेकिन इसका मेन जो पार्ट है वो है क्रूरा सेरेब्राई। और ये दो हमारे जो हमारी ऑप्टिक लोब्स हैं, ऑप्टिक जो हम विजुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखने की क्रिया करते हैं, और ऑडिटरी जो भी हम सुनने की क्रिया करते हैं, इनके लिए लोब्स मिलती हैं, जो क्या करती है, केवल इन्हीं जो भी ये क्रियाएं हो रही है, जो भी ये प्रोसेसेस हो रही हैं, इन इन्फॉर्मेशन पे क्या करती है, अपना कंट्रोल करती है। तो मिड ब्रेन का मेन यही काम है। दूसरा है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन और द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट करता है फिर से दो डिवीजन, मतलब ये दो डिवीजन में डिवाइड होता है, जैसे प्रोजेनसेफेलॉन था, मेटेनसेफेलॉन एंड द माइलिनसेफेलॉन। ठीक है। दो टाइप के यहाँ पे डिविजन्स होते हैं, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन कंसिस्ट करता है एक पार्ट जिसका नाम है सेरेबेलम। ये जो पार्ट होता है ये सेकंड लार्ज पार्ट है। फर्स्ट वन इज सेरेब्रम, जिसको हम टीलेनसिफेलॉन कह रहे थे। सेकंड है आपका सेरेबेलम, जो क्या है, सेकंड वाला लार्ज पार्ट है। ये भी आपके ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसका मेन काम होता है हमारे जो बॉडी का पोस्चर है इसको बैलेंस और इसको मेंटेन रखने में। सेरेबेलम ये काम करता है। और मेडुला ऑब्लांगाटा, लास्ट वाला जो पोर्शन है, स्टेम लाइक का स्ट्रक्चर दिखता है, उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। और माइलिनसेफेलॉन ये कंसिस्ट करता है ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा ब्रेन। अगर हम इसकी सैजिटल कटिंग करेंगे तो सैजिटल कटिंग क्या हुआ, अगर हम ब्रेन को ऊपर से देखें तो आपको इस तरीके का दिखेगा, दो हेमिस्फेयर, ऐसा ही नहीं लेकिन इसी तरीके का कुछ दिखेगा, दो हेमिस्फेयर इसको मान लीजिए। अगर हम इन दो हेमिस्फेयर में से बीच में से इसको कट करते हैं तो जो पोर्शन हमको दिखेगा, जिस तरीके का हमको दिखेगा, वो इस तरीके का दिखेगा, और उसका नाम है, इस कटिंग को हम कहते हैं, इस सेक्शन को हम कहते हैं सैजिटल सेक्शन। और अगर हम इसको इस तरीके से साइड वेज में काटें तो ये वाला हो जाएगा कोरोनल सेक्शन, और ये कुछ अलग टाइप का दिखेगा जहाँ पे दोनों हेमिस्फेयर दिखेंगे आपको, और फिर ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। आगे बात करेंगे इसकी, अभी इसकी बात कर लेते हैं जो क्या है सैजिटल सेक्शन की। इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो ब्रेन कंसिस्ट करता है, अभी तक जिनकी हमने बात की थी, टीलेनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन, इनके जो भी पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं इनके थ्रू, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से लोकेटेड होते हैं। सबसे पहला है आपका सेरेब्रम और द टीलेनसिफेलॉन। ये जो पूरा ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है ये पूरा होता है सेरेब्रम। और अगर हम इसको दूसरा भी इसमें कनेक्ट कर दें तो वो वाला पोर्शन भी सेम इसी की तरह एक दूसरा पोर्शन भी दिखेगा। यहाँ पे बीच में से कट है, अगर इसको दोनों को मिला दें तो एक पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखेगा, और वो क्या हो जाएगा, दूसरा हेमिस्फेयर हो जाएगा सेरेब्रम का। ठीक है। तो इस तरीके का होता है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कॉर्पस कलोजम होता है, जो क्या है, एक नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, जो लॉन्गिट्यूडनली इन दोनों को क्या करता है, इस तरीके से। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है आपका कॉर्पस कलोजम, और ये कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फेयर्स को। फिर आता है हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थैलेमस। ये क्या होते हैं, ये डायनसेफेलॉन के पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। थैलेमस जो ये वाला पोर्शन है, ओवल शेप का यहाँ पे पोर्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ओवल भी है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद जैसा बन रखा है, ये वाला पोर्शन है आपका थैलेमस। दूसरा हाइपोथैलेमस, थैलेमस साइड बनाता है डायनसेफेलॉन की, हाइपोथैलेमस फ्लोर। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है आपका हाइपोथैलेमस, और एपिथैलेमस
ये पाइनियल ग्लैंड को भी कंसिस्ट करता है। और पाइनियल ग्लैंड ये जो रेड कलर का है ये पाइनियल ग्लैंड है, तो यहीं पे एपिथैलेमस भी होगा जो क्या बनाएगा, रूफ की तरह काम करेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका डायनसेफेलॉन है और ये वाला पूरा पोर्शन आपका सेरेब्रम है। ऐसे ही दूसरे वाले पोर्शन में भी होगा, जो दूसरे की कटिंग हो चुकी है वो वाला भी कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। फिर तीसरा है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो सेरेबेलम है इसके थोड़ा सा उसके सेंटर में, या आप कह सकते हो थोड़ा सा उसके ऊपर, और फोर ब्रेन के नीचे मिड जो पोर्शन है, मिड मिड ब्रेन जो है वो अ, थोड़ा सा पोर्शन होता है, छोटा पोर्शन है, और ये कंसिस्ट करता है ऑडिटरी और आपके विजुअल इंफॉर्मेशन की लोब्स को। ठीक है। और लास्ट है हमारा हाइंड ब्रेन और द रोमन सेफेलॉन, और ये क्या कंसिस्ट करता है, सेरेबेलम, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर सेरेबेलम है, ये वाला भी, ये भी सेरेबेलम है, और ये दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन है। पहला तो सेरेब्रम है और दूसरा क्या है, सेरेबेलम। तीसरा आपके पास इसका जो दूसरा मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन कंसिस्ट करता है सेरेबेलम को और मेटेनसेफेलॉन कंसिस्ट करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा को। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये वाला स्ट्रक्चर है, और इसके पीछे होती है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आगे बात करेंगे। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा वाला पोर्शन है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस पे ये अपना कंट्रोल करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉन्स बॉडी भी मिलती है, आगे इनके बारे में बात करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से, ताकि जो भी सिक्रीशन, जो भी आपके हार्मोन्स फॉर्म होंगे हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होंगे, वो इन कनेक्शंस के थ्रू पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से इसको सिक्रीट करेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है, ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीट करने का काम करता है, और इस पे कंट्रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। ठीक है। तो आगे बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स की एक एक करके। सेरेब्रम, सेरेबेलम, आपका कॉर्पस कैलोजम, हाइपोथैलेमस, इन सारे स्ट्रक्चर्स की आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में हम बात करेंगे, टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, इन सब के बारे में, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।